फोन क्यों नहीं किया? फोन क्यों नहीं किया? मैंने कहा पाएगा। मैं इंतजार में तुम्हारा फोन। मित्रों, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा भारतीय भाषा केंद्र कई सालों से इस बात की कोशिश कर रहा था कि एक ऐसा अवसर आए कि हम अपने लेखकों को विश्वविद्यालय में आमंत्रित करें, उनके साथ बैठ के बातचीत करें। और ख़ास करके हम लोग इस बात को लेकर लगातार सोचते रहते थे कि वो समय कब और कितनी जल्दी आएगा। हम 2-3 साल से इस बात की कोशिश कर रहे थे और हम लोग को खुशी हुई कि जब प्रोफेसर शपुरी जी वाइस चांसलर बने यहाँ के, तो इनसे भी इस चीज़ को लेकर कई बार बातचीत हुई और हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच आए हैं और इस कार्यक्रम के हिस्सेदारी बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर रामबाबू जी से आग्रह करूँगा कि आज हमारे आए हुए अतिथियों का स्वागत करें और अभिनंदन करें। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुरुदेव प्रोफेसर नावर सिंह जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सोपोरी साहब, भाषा संस्थान के अधिष्ठाता प्रोफेसर असलम इस्लाई, सभागार में उपस्थित मेरे गुरुजी प्रोफेसर केदारनाथ सिंह, सभी आमंत्रित रचनाकारों और विश्वविद्यालय के मित्रों और प्रिय छात्र छात्राओं, सबसे पहले मैं इस राष्ट्रीय परिसंवाद और रचना पाठ में आप सबका भारतीय भाषा केंद्र की तरफ से स्वागत करता हूँ। इस वर्तमान विश्वविद्यालय का निर्माण करने में जिन विद्वानों की ऊर्जा लगी है, उनमें एक नाम प्रोफेसर नावर सिंह का है। उन्हीं के प्रयासों से आज जेएनयू के भारतीय भाषा केंद्र की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बनी है। वे हमारे केंद्र में प्रोफेसर अमेरिकस हैं तथा सक्रिय रूप से केंद्र की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। आप इस कार्यक्रम में पधारे, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं अपने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सोपोरी का स्वागत करता हूं, जिनकी देखरेख में जेएनयू अब एक नया रूप धारण करने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कार्यकाल में भारतीय भाषा केंद्र का भी विकास होगा और भारतीय भाषा संस्थान के रूप में वह क्रमोन्नत हो सकेगा। मैं उम्मीद करता हूं। आपने समय निकाला, केंद्र के कार्यक्रम में पधारे, आपका स्वागत। भाषा संस्थान के अधिष्ठाता प्रोफेसर असलम इस्लाई इस कार्यक्रम में पधारे। हमारे केंद्र की जो भी छोटी मोटी समस्याएं होती है उसका आप निराकरण करते हैं। मैं इस कार्यक्रम में आपका अति स्वागत करता हूँ। हमारा ये राष्ट्रीय परिसंवाद और रचना पाठ
थोड़ा अलग तरह का है। इसमें किसी एक थीम पर बातचीत नहीं है। आमतौर से जो राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ होती है उसमें किसी एक विषय पर विस्तृत बातचीत होती है और उसके विभिन्न कोण स्पष्ट होते हैं। लेकिन इसमें हम चाहते थे कि अलग अलग स्वर, अलग अलग आवाज़ जो हमारे हिंदी के रचनाकारों की है, उस आवाज़ को हम सुने और एक तरह से संवाद की स्थिति बने। हम लोग ये भी चाहते थे कि विश्वविद्यालय में उन लोगों को भी आमंत्रित किया जाए, विशेष रूप से उन रचनाकारों को जो विश्वविद्यालय के अंदर सामान्यतः नहीं आ सकते, क्योंकि कामकाज दूसरे तरह का होता है, उनको हम आमंत्रित करें और एक जीवंत संपर्क रचनाकारों का और पाठकों का और आलोचकों का एक बन सके। आप सब ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, सब यहाँ पधारे। मैं आप सबका आभारी हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। मैं दिल्ली के और आसपास के उन विद्वानों का भी स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने समय निकालकर रचनाकारों से चर्चा करने की हामी भरी और वो यहाँ पर आए। हमारे विश्वविद्यालय के जो अन्य विभागों के जो शिक्षक हैं वो आप पधारे, उनका भी मैं सब स्वागत करता हूँ। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत। धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि हमारे भारतीय भाषा केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर रामदत्त जी ने आप सबका स्वागत किया और इस परिसंवाद के बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा की और हमें दोबारा पुनः यह बताते हुए काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि जो परिकल्पना हमने इस परिसंवाद की थी, जैसा हमारे अध्यक्ष बता रहे थे कि हम चाहते थे कि यह परिसंवाद एक लेखक का सम्मेलन की तरह हो, लेकिन सिर्फ सम्मेलन नहीं हो। इस लेखक सम्मेलन में हमारा जो आज का जो समय है या जिस समय हम लोग रह रहे हैं, हम लोग बाद में इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारा समय एक अलग तरह का समय है और खास तौर से 1990 के बाद जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर और भारतीय स्तर पर भी सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन हुए, इन सारी चीजों ने एक तरह से अलग तरह की सामाजिक संरचनाएं निर्मित करनी शुरू की। अलग सोशल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, हमारी आर्थिक संरचनाएं बदली और समाज के संबंध बदले। इन सारी चीजों मिला करके धीरे धीरे हमें एक ऐसे समय में धकेला जहां पर हमारे सामने हम बार-बार इस बात की चर्चा करते हैं कि आखिर समाज में एक तरह से मनुष्य के होने का अर्थ क्या होता है। और वही हमें लगा कि साहित्य की ऐसी भूमिका क्या है। साहित्य मूलतः जो मनुष्य समाज का जो दुख है, जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, उसको लेकर के लिखा जाता है। और आज हम जिस समय में रह रहे हैं उस समय जो सबसे बड़ा संकट है, हम बहुत सारी चीजों की चर्चा करते हैं, लेकिन इस मनुष्यता को हम कैसे बचाएं, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है। जितने तरह की तब्दीलियां हो रही है उसमें हर तरह की चुनौती हमारे सामने है। आप जानते हैं कि हाल के वर्षों में, पिछले 20-25 वर्षों में जो तब्दीलियां हो रही है, हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर बदल रहा है। हम इतिहास के पाठ्यक्रम धीरे धीरे पढ़ाना भूल रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में जो साहित्य के पाठ्यक्रम है उनको भी एक नए तरीके से विचार करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसमें जो सबसे जो चीजें हमारी छूट रही है कि साहित्य की जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वह हमारे समय के सच का बयान करता है। आज भी हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समय की बहुत सारी सच्चाइयां हैं। देश का विभाजन हुआ, सांप्रदायिकता का सवाल आज भी एक बड़ा सवाल हमारे सामने है और लगातार वह सवाल एक बड़े सवाल में तब्दील होता जा रहा है। स्त्री समाज का सवाल, दलित समाज का सवाल, आदिवासी समाज का सवाल, या जिस तरह से बाजार हमारे मनुष्य होने का अर्थ धीरे धीरे छीनता जा रहा है, यह भी हमारे समय का सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं न कहीं जो हमारे लेखक होते हैं, लेखक समाज होता है, इन सवालों से बार बार टकराने की कोशिश करता है। लेखक की सबसे बड़ी चिंता होती है कि वो समय को कैसे समझे, कैसे अपने समय के सवालों से अपने को जोड़ने की कोशिश करे। और हमें इस बात की खुशी हो रही है कि इस आयोजन में जैसा कि हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि जो सबसे बड़ा संकट एक और बड़ा हुआ कि आर्थिक संकट एक अलग तरह का संकट है। समाज में पैसा बहुत है, आप देखते हो कि बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ पैसे इतनी बड़ी मात्रा में पैसा है कि इससे कोई जवाब नहीं है। लेकिन जहां आप ऐसे सवाल लेकर जाएंगे, अच्छा हम एकेडमिक माहौल बनाना चाहते हैं, अच्छा हम कुछ कोशिश करना चाहते हैं,
वहां पर आप देखेंगे कि आर्थिक संकट बड़े संकट के रूप में आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो नई तब्दीलियां इधर हुई है वह अपनी शर्तों पर आपके साथ काम करना चाहती है। आप तो पैसा देंगे लेकिन कहेंगे कि हमारी ये शर्तें हैं, इसको मानिए, फिर तब आपको वो फंड देंगे या पैसा देंगे। लेकिन जाहिर है कि साहित्य यहीं पर आकर के खड़ा हो जाता है। साहित्य का सबसे बड़ा जो बुनियादी सवाल है कि वह मूलतः मनुष्य समाज को बचाने की कोशिश करता है, हमारे मानवीय संबंधों को बचाने की कोशिश करता है, हमारा आपसी जो रिश्ता उसको बचाने की कोशिश करता है। और हमारे जितने लेखक हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि संजीव जी हमारे साथ हैं, मृदा गर्ग जी हैं, प्रोफेसर केदारनाथ सिंह हमारे विश्वविद्यालय के, लेकिन हमारे हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं। इसी तरह से आने वाले दिनों में भी कल चित्रा मुद्गल, पंकज बिष्ट, प्रेम कुमार मणि या दूसरे जो हमारे अंग्रेजी और उर्दू के मुशर्रफ जौकी जैसे लेखक आ रहे हैं, तो हमारी कोशिश थी कि जाहिर है कि हमारी कोशिश थी कि हिंदी के लेखक अधिक हो, लेकिन फिर भी हम चाह रहे थे कि जो विश्व साहित्य में जो लिखा जा रहा है वह भी किसी रूप में हमारे सामने आए। और इसीलिए हम एक जिस परिकल्पना को लेकर के इस परिसंवाद की हमने कोशिश की थी, उसमें हमने कोशिश किया था कि एक सत्र साहित्य पर हो, एक सत्र कथा पर हो, एक सत्र काव्य पर हो, एक सत्र अनुवाद पर हो, एक सत्र परिषद जो एकेडमिक्स में जो लेखक हमारे सृजनात्मक लेखक जो लिख रहे हैं उनको लेकर के हम विचार करें। नहीं, जाहिर है कि जैसा संकट, आर्थिक संकट सब हर जगह होता है, हमारे यहाँ भी आर्थिक संकट है, जिसके चलते हम बहुत चाह करके भी बहुत सारी कोशिश हम उससे जिस रूप में समाज को करना चाहते थे उस रूप में हम नहीं कर पा रहे। लेकिन इसके बावजूद भी हमने जो कोशिश की कि कम से कम हम हर सत्र में एक अपने समय के जो बड़े विचारक हैं, आलोचक हैं, एक कीनोट एड्रेस करें और उसके बाद हमारे लेखक अपनी रचनाओं का पाठ करें और फिर उन रचनाओं के बहाने या उस रचनाओं को ध्यान में रख करके या हमारे समय के साहित्य को ध्यान में रख करके हमारे जो मौजूद जो हमारे पाठक हैं, जो लेखक समुदाय श्रोता हैं, जो आलोचक हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत करें। और यही हमारी इस परिसंवाद का लक्ष्य भी था कि हम एक ऐसी कोशिश करें कि कुछ लेखक, कुछ आलोचक, हमारे समाज वैज्ञानिक जैसे कमल सिन्हा हमारे सामने बैठे हुए हैं और भी बहुत सारे हमारे लोबियाल जी साइंस के आदमी हैं, मणिनाथ ठाकुर पॉलिटिकल साइंस के हैं, राजन बैठे हुए हैं, ये सब लोग विभिन्न समाज विज्ञान से जुड़े लोग हैं। ये इनका साहित्य के साथ क्या रिश्ता है? लेकिन कहीं ना कहीं इनका समाज के साथ एक गहरा रिश्ता है। यह भी अपने समाज को एक बेहतर समाज में तब्दील करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं साहित्य इस बुनियादी सवाल से जुड़ने में हमारी मदद करता है, क्योंकि साहित्य एक ऐसा मतलब ऐसी विधा है जो अपने समय के सच का एक तरह से बयान करता है। तो इस परिसंवाद में पुनः हम अपने केंद्र की तरफ से आपका दोबारा स्वागत करते हैं और अब मैं अपने कुलपति महोदय से आग्रह करूंगा कि इस आज के परिसंवाद को उद्घाटन के लिए कुछ शब्द कहें। प्रोफेसर नामवर सिंह जी, प्रोफेसर केदारनाथ सिंह, डॉक्टर इशलाई, देवेंद्र चौबे जी, रामभक्त, बाकी सब इनवाइटेड स्पीकर्स, द इंटेलेक्चुअल्स इन दिस फील्ड जो यहाँ पे प्रस्तुत हैं, हमारे विश्वविद्यालय के बाकी अध्यापक और छात्रगण, आप सबका इस समारोह में, इस जो आपने एक नेशनल सिम्पोजियम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, उस सब में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं बधाई देता हूँ सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषा केंद्र के चेयरपर्सन और देवेंद्र चौबे जी का, जिन्होंने इस राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया है और इसको जेएनयू में किया है और इतने सारे लोगों को एक मंच पे लाकर खड़ा कर दिया। जैसे मैं देख रहा था, इसका 3 दिन तक ये चलेगा, ये आपका जो डिस्कशंस हैं और इसमें कई विद्वान जो आए हैं भाग लेने के लिए, उनका मैं स्वागत करता हूँ। तो भाग लेने के लिए जितने भी लोग आए, मैं जैसे देख रहा था इसमें कथाकार हैं, कवि हैं, आलोचक हैं और विचारक हैं, साहित्य विचारक हैं, सामाजिक विचारक हैं और जिन्होंने अपनी क्षेत्र में एक विख्याति प्राप्त की है। मुझे अभी किसी से मिलाया, उन्होंने कहा उनकी बुक के ऊपर मैं रिसर्च करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो उस स्तर के जो यहाँ पे लोग आए हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक जो इसका शीर्षक है लिटरेचर इन आवर टाइम्स, हमारे समय का साहित्य,
मुझे लगता है साहित्य और साहित्यकारों को किसी समय की सीमा से शायद बांधा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें डेलिबरेटली जानबूझकर देवेंद्र चौबे जी ने 1990 के बाद की एक सीमा बांध दी कि 1990 से अब तक तो पिछले 30 वर्षों में जो कुछ इस समाज में घटित हुआ है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, डेवलपमेंट फ्रंट पे हो और बाकी विषयों पे जो रोज हम लोग अपने आसपास घटती हुई घटनाओं को देखते हैं, उसके ऊपर पे कहीं साहित्यकारों का एक विचार दृष्टि होनी चाहिए, उसके बारे में वो शायद करें। तो एक समय जो उन्होंने बांधा है, मुझे लगता है उसी समय के बीच में शायद आपको अपनी दृष्टि देनी पड़ेगी। आजकल के समाज में कई किस्म की चीज़ें हो रही हैं। मुझे उम्मीद है कि जितने भी यहाँ डिस्कशन होंगे उसके आधार पे एक न्यू लाइन ऑफ थिंकिंग शायद निकल के आएगी, ताकि न कि हम उन चीज़ों का एक समाधान ढूंढ पाएँ, उस पर किस किस्म के हम अपने विचार प्रकट करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का समाधान करते हुए भी हम एक, जैसे इन्होंने कहा, इंडिविजुअलिटी, जो एक इंसानियत है, उसको कहीं हम ना खो पाए, जो उसके दायरे में रह के, इंसानियत के दायरे में रह के जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान हमको ढूंढना पड़ेगा। और कई विषय जो इन्होंने लिए हैं अलग अलग, उसमें मैं देख रहा था, इसमें आप स्त्री समाज के बारे में लिखा है, आदिवासी समाज है, दलित समाज है, उसके ऊपर मेरे ख्याल में आप लोग विचार करेंगे और इस पे एक नई दृष्टि डालेंगे इस समाज के बारे में। लेकिन इन सब को जो मिलके जो मैं देख रहा हूँ, मेरी एक अपनी सोच भी उस डायरेक्शन में जाती है, जिसको हमने यहाँ यूनिवर्सिटी में ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच किया। मुझे लगता है क्योंकि यहाँ साइंटिस्ट भी बैठे हुए हैं, साहित्यकार भी बैठे हैं, अलग अलग विषय के जानने वाले यहाँ बैठे हैं, तो उनकी जो एक ट्रांसडिसिप्लिनरी थिंकिंग होगी वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ से उभर के आएगी। एक विचारधारा यहाँ पे शायद प्रकट नहीं होगी, कई विचारधाराएं प्रकट होगी। मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा क्योंकि मैं थोड़ा नामवर सिंह जी को भी सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से 3:45 पे शायद निकलना होगा, लेकिन उनके विचार भी थोड़े मैं सुन के ही फिर जाऊँगा। लेकिन अभी एक रिसेंटली एक आर्टिकल देख रहा था, उसमें क्रिस हेजिस हैं, जो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, और हालांकि वो पढ़ाते थे कैलिफोर्निया में और बाकी कई यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने पढ़ाया है। ही इज़ ए स्पेशलिस्ट इन अमेरिकन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। उन्होंने कोटेशन मैंने उनका पढ़ रहा था, वो प्रकट कर रहे हैं अमरीकी समाज के बारे में, लेकिन मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी लागू हो ही जाता है। इंग्लिश में है, he says, we now live in a nation where doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the press destroys information, religion destroys morals, and our banks destroy the economy. That is the situation in which we live. इन सब विषयों पे पहले आप विचार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मित्रों, नवंबर जी को हम आमंत्रित करें, उसके पहले मैं चाहूँगा कि हमारे कुलपति महोदय विश्वविद्यालय के एक मोमेंटो दे करके नवंबर जी का स्वागत करें। हम प्रोफेसर नामवर जी सिंह जी से आग्रह करेंगे कि अपना उद्घाटन वक्तव्य आप सबके सामने रखें। विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर सुपोरी और सभागार में उपस्थित हमारे पुराने साथी प्रोफेसर केदारनाथ सिंह, प्रोफेसर महेंद्र पांडे, बाहर से आए हुए अनेक साहित्यकार बंधु और मित्रों, जिनका नाम लेने में ही
कई मिनट लग जाएंगे। तथा संगोष्ठी में भाग लेने वाले साहित्यिक मित्रों और विश्वविद्यालय परिवार के प्राध्यापकों, छात्रों, छात्राओं, पहले तो इस नए सभागार में तो देखने का पहली बार मौका मिला है और तब मालूम हुआ कि वाइस चांसलर साहब ने क्या क्या नए विकास किए हैं और एकत्र होने के अवसर नए नए जुड़ाए हैं, आकर्षक हैं। इसके लिए इन निर्माणों के लिए सबसे पहले मैं उन्हें बधाई दी। सभी कुलपति विश्वविद्यालय में कुछ न कुछ जोड़ते रहे हैं, लेकिन इस दौर में कुछ ज्यादा ही हो रहा है और इससे कभी कभी अपने पुराने विश्वविद्यालय की पहचान लुप्त हो जाती है कि वो कहाँ है। इसलिए इस बहाने आने का मौका मिला, उनके दर्शन का मौका मिला। जब वो जम्मू में थे तब और वहाँ कुलपति थे तो उनके दर्शन करने का कई बार मौका सुखोई साहब से मिला था। और जब से हमारे विश्वविद्यालय में आए तब से पहली बार मैं मिल रहा हूँ। यही होता है दूर से निकट, निकट से दूरी। जो दूर रहता है आदमी तो ज्यादा निकट होता है, जब निकट चला जाता है उसमें भाई शांता होकर के आ जाए तो उसको न फुर्सत मिलती है किसी से मिलने की और न किसी को मौका देने की। इस बहाने आज का दिन मेरे लिए अहोभाग्य जो संगोष्ठी जिस विषय पर बुलाई गई है, हमारे समय का साहित्य से आपके सामने कुछ कहना चाहूंगा। क्योंकि आप देखें, साहित्य कहते हैं आप, साल भर में कितने उपन्यास हिंदी में लिखे गए, 100 से ऊपर। कहानी संग्रहों की सीमा नहीं है। और विश्वविद्यालय में रहने वाले लोग समझते हैं कि खाली जितनी थीसिस लिखी जाती है और अध्यापक लिखते हैं वही आलोचना। आलोचना करना तो बहुत ज्यादा लिखी जाती है, 7 में। इसलिए आपको तय करना पड़ेगा कि क्या करेंगे। मैंने आज के विषय के लिए मैंने सोच रखा है कि केवल एक किताब के बारे में बात करूंगा और उस किताब का संबंध डीएनयू से ही है और बहुत चालू और जरूरी विषय है। मैं इसलिए आरंभ में मैं कह दूं कि खुद खास तौर से मैं बाबा साहब अम्बेडकर ने एक शब्द दिया था, इतिहास का मूक नायक, दलितों को कहा था। और हमारे यहाँ साहित्य में इस बीच 2 विमर्श, क्योंकि आलोचना तो कम हो रही, विमर्श आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। इस विमर्श के नाम पर आजकल स्त्री विमर्श और दैनिक विमर्श 2 मुख्य हैं, क्योंकि समाज के ये 2 ऐसे अंग हैं जिन पर अपेक्षाकृत सदियों से अत्याचार होता रहा है। लेकिन इस बीच बढ़ते हुए बाजारवाद के दौर में शिकार अगर निशाने पर कोई है तो सबसे कमजोर स्त्री समझी जाती है, जहाँ चाहेगा वो छूट। और दूसरी ओर दलित, यद्यपि वो सशक्तिकरण के नाम पर दलित अब ज्यादा सशक्त हो गए हैं और हो रहे हैं। इसलिए फिर भी समाज में जो स्थिति है उसको देखते हुए 2 चीजें, 2 ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में साहित्य हमारा हिंदी में बहुत जागरूक है, लिख रहा है। इस दौर में दलित साहित्य जितना आया है स्वयं दलितों द्वारा लिखा हुआ। इतिहास का मूक नायक अब मूक नहीं रह गया है, उसके मुंह में जबान आ गई है, वो लिखने लगा है। खुद हमारे विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, आए कि नहीं? तुलसी राम, अरे बगल में बैठे हैं। तुलसी राम जी ने, क्योंकि
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये भी थे, मैं भी था, वही से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जब ये आजमगढ़ के हैं बनारस में। लेकिन एक लंबे इतिहास से तुलसीराम जी ने इस दौर में 2 किताबें लिखी और मुख्य रूप से मैं इस बात को अस्वीकार करते हुए कि दलित लोग कहते हैं कि दलित के बारे में दलित साहित्य वही है जो दलित द्वारा लिखा हुआ हो, दलित के बारे में लिखा हुआ हो, दलित के लिए लिखा हुआ हो। ऑल द पीपुल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल के अनुसार उन्होंने बनाया है, जो डेमोक्रेसी की परिभाषा है। उस हिसाब से कहते हैं कि दलित साहित्य वही है जो दलित द्वारा लिखा गया हो, दलित के बारे में लिखा गया हो, दलितों और दलितों के लिए लिखा गया हो। लोकतंत्र के अनुसार ये परिभाषा करते हैं। जाहिर है कि मैं इस कोर्ट में तो नहीं रहता और शायद उसमें सम्मिलित है कि इसलिए दलितों के दलित साहित्य के बारे में लिखने का हक भी दलित को ही है, कोई दूसरा नहीं लिख सकता है। अगर ये हो तो मैं इस नियम को तोड़ता हूँ। दलित साहित्य की परिभाषा तो सही हो सकती है, लेकिन फिर लिखे जाने के बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। तो कैसा साहित्य है, क्योंकि दलित का लिखा हुआ जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा ही हो, यही नहीं कि दलित के अनुकूल हो, दलित के द्वारा लिखा हो, कोई जरूरी नहीं है। 36 जाति है दलितों में, उसमें तो होने लगता है कि चमार का लिखा हुआ है कि चमार के अलावा लिखा हुआ है। मैं जानता हूँ कि ये जातिवाद का विषय इतनी दूर तक फैल गया है कि स्वयं दलितों में भी ये विचार होता है कि ये किस जाति का लिखा हुआ है और भेदभाव किया जाता है। तुलसीराम जी भी जानते हैं, तुलसीराम जी भी शिकार उसके हुए हैं। इसलिए इस जाति व्यवस्था का एक विशेष सर्किल ऐसा है कि केवल दलित कह देने से बात नहीं बनती कि दलित का लिखा हो, किस दलित का लिखा हो, वो कौन है, ये पूछा जाता है। स्वयं दलितों के साहित्य में बाबा साहब अम्बेडकर के सभी हिमायती नहीं थे। जिस महान जात के थे वहां तक उनकी सीमा थी और ज्यादा बेहतर समझा जाते थे। उनके बारे में उनके खिलाफ भी लिखा गया है, तत्व लिखा देखा है मैंने उस साहित्य। बावजूद इसके मैं मेरी हिम्मत देखिए, मेरी तबीयत देखिए, जो सूरज जाती है बच्ची फिर से उठ जाता। ये पुस्तक मैंने 2 उनके जिद निकले हैं, तीसरा निकलने वाला है। इसलिए नहीं कि हमारे अत्यंत प्रिय है वो। अरे नाम भी बता दीजिए किताब का। उन्होंने लिखा था मुर्दहिया, और दूसरा नाम जो इन्होंने लिखा है तो मुर्दहिया है, और दूसरा नाम उस किताब का क्या है, तुलसीराम जी मणिकर्णिका। मामा दोनों है। और विचित्र बात है, मुझे संयोग मालूम हुआ कि मृत्यु से ही दोनों का संबंध है। मुर्दहिया का संबंध मुर्दा से है और स्वयं मणिकर्णिका घाट पर आमतौर से स्नान घाट कहा जाता है, सारे वहां जलाए जाते हैं गंगा किनारे बनारस। ये क्या रहस्य है कि मुर्दहिया और मणिकर्णिका दोनों का गहरा संबंध मृत्यु से है, मुर्दे से ही है। तीसरा वो लिखेंगे, उसका संबंध किस मुर्दा से होगा मैं नहीं जानता, किताब लिख रहे हैं, लेकिन मुझे आशंका है। और सर उसका टाइटल है जेएनयू मौसी। पहली किताब पढ़ी थी मैंने, और लगभग पहली बात मैं कहूँ कि हिंदी गद्य गठा हुआ आमतौर से समझा जाता है कि जो कथा कहानी उपन्यास लिखते हैं, कविता लिखते हैं, उन्हीं का गद्य साहित्यिक लोग है, उन्हीं का गद्य है। जो पेशेवर साहित्यकार नहीं है उनके अलावा जितना गठा हुआ गद्य है, बोल चाल के शब्दों से भरा हुआ है,
आवश्यकतानुसार ही संस्कृत शब्द आते हैं, नहीं तो बोल चाल की हिंदी इतनी रवा दवा जिंदा हिंदी कम लोगों ने लिखी है। ये बात मुर्दहिया में जितनी थी उससे ज्यादा दिखाई पड़ती है ये मणिकर्णिका में। ये जवाब वही देंगे और दे सकते हैं कि क्यों इनकी दोनों किताबों का संबंध मुर्दा से ही है। एक जगह जलाया जाता है और मुर्दहिया ये मुर्दापन किस ओर इशारा करना चाहते हैं जोर दे करके, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जात मुर्दा हो गई हो। विद्रोह है, आक्रोश है, संघर्ष है, लेकिन क्या दूसरों ने इसको समझ लिया है जैसे मरे हुए के समान है, जीवित समाज के अंग नहीं रह गए हैं, रहने नहीं दिया गया है? ये वही बता सकते हैं। जहां तक ये दूसरी किताब है, ये दूसरी किताब पहली किताब का गहरा संबंध था आजमगढ़ से, जहाँ वो रहते थे, जहाँ के रहने वाले हैं। आरंभिक जीवन की अद्भुत कथा है, उस पर उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। ये मुर्दहिया जब गांव से चल के काशी आए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, और यूनिवर्सिटी के बाहर लंका चौराहे पर कैलाश भवन में रहने लगे। यहाँ रहने से पहले बीच में थोड़ी देर के लिए हावड़ा होते हुए कलकत्ता भी चले गए थे, उसका भी जिक्र है उसमें। लेकिन वहाँ रहते हुए जिस तरह से वो कैसे गए, जहाँ 24 घंटे मणिकर्णिका घाट की एक खूबी है कि वहाँ अग्नि बुझती नहीं है, हमेशा कोई ना कोई मरता देखा हुआ रहता है। कभी मणिकर्णिका घाट की आग बुझती नहीं है, जलती रहती है, और लोग विश्वासी नहीं बल्कि यथार्थ है। शिव की नगरी है वो, काशी की, शंकर की। वहाँ के उसका जिक्र जिस रूप में किया है वो तो अलग है, लेकिन ये नहीं है, मुझे विचित्र लगा। एक दलित आदमी है वो देश। हाँ, जेएनयू में बिजली जाती है। बहरहाल इस माइक तो ठीक माइक है, ठीक है, सुनाई पड़ा आगे। इसमें इस आधार पर मैं पढ़ते हुए मुझे अपभ्रंश का एक दोहा पुराना याद आया। उग्या ताबू जी न कीऊ लखई भरात लखा भाई हट। उग्या ताबू जी न कीऊ लखा भड़ई भट्ट हट। क्या घड़िया लभई दी हड़ा के दाट। जिस सूर्य ने उगते हुए ही अपना प्रताप नहीं दिखाया, लाखा कर कहता है कि वो घटिया है। उगते हुए सूर्य ही ने अपना प्रताप जब तक प्रकट नहीं किया, लाखा घड़े के घट घड़िया लभई दी हड़ा के अवस्था। दिन तो गिने हुए मिले हैं, लेकिन 10 की 8 उगते हुए अपना सूर्य प्रताप करना। ये लेखन इन्होंने जो दूसरी कथा शुरू होती है वो बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए वहाँ के संघर्षों की कला रहते हुए सारी कथाएं। अनेक लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आते थे बाहर से भाषण देने के लिए। वो पूरा विवरण उतना डिटेल है कि मैं समझता हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की किसी इतिहास के लेखन में भी घटनाएं नहीं होगी जो एक एक घटना उनकी मैं याददाश्त शिकार हूँ, तथ्य हुई डेट वाइज। कई वाइस चांसलर आए, हर वाइस चांसलर के जमाने में स्टूडेंट यूनियन के बारे में क्या हुआ, अध्यापक मंडल के बारे में क्या हुआ, स्वयं काशी के राजनीतिक जीवन में चुनाव बीच बीच में होते रहे, उनका क्या हुआ, भारत सरकार के कौन कौन राव गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू कब गए, आदि वर्णनों को देखते हुए इतिहास है। लेकिन
इस पुस्तक के अंतिम 3 अध्याय जहाँ स्वयं लेखक मौजूद है, और लेखक ने उन 3 अध्यायों में, मैं समझता हूँ कि उसके प्राण है तुलसीराम जी ने एक अध्याय लिखा है पुस्तक के 3 अध्याय नितांत निजी, बल्कि कहना चाहिए कि प्रेमाख्यान है। इन 3 आख्यानों में उन्होंने 3 अध्याय लिखे हैं, और इतना साहित्य कायदे से 3 भी प्रेम कहानियां हैं। एक है उस पर वर्णा, दूसरा है टमुन, और तीसरा है सबिहा। ये 3 लड़कियां हैं। पहली निहायत प्रेम संबंध की उस पर वर्णा, इन्होंने नाम लिया था, उसका नाम कुछ और था, नाम छिपाने के लिए इन्होंने उस पर तो कमल को कहते हैं, तो श्वेत कमल के वर्णा वो रही होगी, बेहतर वही आते होंगे। ऐसे इतना उस प्रगाढ़ प्रेम की मैंने प्रेम पर बहुत सी कहानियां जो उन्होंने लिखी हैं, लेकिन अद्भुत प्रेम कहानी है। और तीसरी कहानी स्त्री से मिलने के तक वो उससे मिलते रहे हैं। टामुन ये दूसरी कहानी है, तीसरी है सबिहा। उन कहानियों में, प्रेम कहानियों का विवरण कैसा है, क्या है, ये तो उनकी भाषा से, उनके विवरणों से बाकी चीजें है। लेकिन प्रेम कहानियां बहुत सी हिंदी में की देखी है मैंने, लेकिन ये तीनों प्रेम कहानियां अकेले किताब से हटा करके भी अद्भुत अमर प्रेम की, जैसे उसने कहा था गुलेरी जी की अद्भुत प्रेम कहानी मानी जाती है। बहुत कम अच्छी मार्ग लेकिन साफ सुथरी प्रेम कहानियां, वासना से मुक्त और रिक्त, और जिस भाषा में लिखी गई है उस भाषा में लगा वो कहानियां है। इसलिए मैं कहना चाहता था, जो उदाहरण इस किताब का दिया है कि जो दलित साहित्य लिखा जा रहा है, उस दलित साहित्य में अधिकांश स्लोगन होंगे, दोषारोप है, गाली गुस्ताख है, और इससे छुट्टी आते हैं जिसमें गुस्सा ज्यादा है। कहीं किसी से प्रेम हो, मोहब्बत भी तो हो, किसी से हो। इसलिए सही है कि साहित्य में क्रोध के लिए भी गुंजाइश है, क्रोधी रस माना गया है प्रेम की तरह से। लेकिन बावजूद होकर के वो कब क्रोध साहित्य बनता है और कब साहित्य का विरोधी होता है, ये तमीज होनी चाहिए। केवल गाली गुफ्तार से ही नहीं गुस्सा प्रकट किया जाता है, गुस्सा प्रकट करने के साथ, और साहित्य यही सबक देता है कि व्यवहारिक जीवन और यथार्थ के जीवन से कहाँ वो आखिर वो साहित्य बनता है, साहित्य भाव करता है। मुझे काफी तरह साहित्य लिखा गया है, लेकिन ये कृति खासतौर से जो ज्यादा प्रौढ़ है, क्योंकि मुरदहिया में तो भोजपुरी बोली ज्यादा है, खड़ी बोली कम आई है, वो ग्राम कथा के समान है। उस फणीश्वरनाथ रेणु की बोली का ज्यादा असर है, और मणिकर्णिका की भाषा साध भाषा के रूप में यथा अवसर कहीं ऐसे प्रयोग मिल जाए, लेकिन इसलिए ये ऐसा दलित साहित्य है जो चुनौती देता है दलितों को भी और गैर दलितों को भी, कि दलित जीवन के बारे में कैसे उच्च कोटि के साहित्य की रचना की जा सकती है। मैं इन शब्दों के साथ बहुत समय आपका लिया। मैं ये लिखा है कि ऐसी रचना की है कि तुलसीराम जी के चरण छू करके प्रणाम करने का मन करता है।
मित्रों, हमारी चाय 4 बजे से है। अगर आप लोग की इजाजत है तो हम आगे का कार्यक्रम जो अगला सत्र है शुरू कर देते हैं। चाय के बीच में ब्रेक कर देंगे, अगर जैसा आप लोग चाहें। नहीं, बीच में कैसे होगा? एक आदमी कहानी पढ़ रहा हो और कह देंगे बंद कर। तो फिर और क्या उपाय है? कविता पढ़ना है। अगर आप लोग की इजाजत है तो प्रोफेसर केदारनाथ सिंह जी कह रहे थे कि कविता पाठ करना चाह रहे हैं। और मित्रों, हम आज के आयोजन का दूसरा सत्र, रचना सत्र शुरू करने जा रहे हैं, उद्घाटन सत्र का। और इस सत्र में हमारे मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर धनंजय पांडे, और रचना पाठ में शामिल हैं प्रोफेसर केदारनाथ सिंह, मृदुलाकर और संजीव। ये तीनों लेखक हमारे बीच मौजूद हैं। और परिसंवाद में हमारे 3 हमारे मुख्य परिसंवादी थे जो इनको लेखकों से बातचीत में शामिल होना था, लेकिन 2 हमारे वक्ता नहीं आ पाए हैं। और प्रेमपाल शर्मा हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं भारतीय भाषा केंद्र की तरफ से इन सभी आलोचकों का, लेखकों का और अतिथियों का स्वागत करता हूँ। और मैं अपने डीन से इस बात की आग्रह करूंगा प्रोफेसर असलम इस्लाही साहब से कि वे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम शुरू होने के पहले विश्वविद्यालय के एक मोमेंटो देकर इन सबका स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने डीन प्रोफेसर असलम इस्लाही साहब से आग्रह करूंगा कि प्रोफेसर धनंजय पांडे का स्वागत करें। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा कि आज के हमारे कवि प्रोफेसर केदारनाथ सिंह जी का भी स्वागत करें। अब मैं अपने डीन साहब से आग्रह करूंगा कि आज अपने उपन्यास का पाठ हमारी वरिष्ठ कथाकार मृदुला गर्ग जी करने वाली हैं। इस साल का इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उनका भी स्वागत करें। और इनका भी स्वागत करें। और परिसंवाद में भाग लेने वाले हमारे वक्ता हैं प्रेमपाल शर्मा जी। मेरा आग्रह है कि हमारे डीन साहब प्रेमपाल शर्मा जी का भी स्वागत करें। जिस बात की चर्चा मैंने पिछले सत्र में, उद्घाटन सत्र के पहले ही में किया था कि जब हम इस कार्यक्रम की योजना बना रहे थे तो डीन साहब थे, हमारे लोग थे, तो हमारे मन में ये बात है कि जो हमारे हिंदी के लेखक हैं, अंग्रेजी के लेखक हैं, उर्दू के लेखक हैं, जैसे कल उर्दू के लेखक मुशर्रफ आलम दोकी आएंगे, और अंग्रेजी के मकरंद प्रांजपे रहेंगे, सुजन विश्वनाथन जी रहेंगे, और फिर इसी तरह से आपके जीजे प्रसाद रहेंगे। ये लोग अपनी कविताओं, कहानियों का पाठ करेंगे। तो हमारे मन में हम लोग ये सोच रहे थे कि आज जो हमारे लेखक जिनको हम बुला सकते हैं, जो आ सकते हैं, उनके साथ हम थोड़ी देर बैठे, उनकी रचनाओं का पाठ सुने, और फिर उनके बहाने हम अपने समय के साहित्य को समझने की कोशिश करें। लेकिन इसके पहले रचना पाठ के पहले मैं प्रोफेसर धनंजय पांडे जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस सत्र का मुख्य वक्तव्य रखें। जी, प्रोफेसर धनंजय। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय केदार जी, लेखक बंधुओं, टीयू के अध्यापक मित्रों, छात्राओं और छात्रों, हम लोग जो सोचते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो सोच नहीं पाता। हमने सोचा ये था कि पहले रचनाकार पाठ करेंगे, उसके बाद
नहीं, आवाज मेरी जा रही है कि नहीं? बटन ऑफ हो या ऑन हो, क्या फर्क? तो मैं कह रहा था, मैंने सोचा था कि पहले हमारे 3 महत्वपूर्ण रचनाकार रचना पाठ करें, उसके बाद मैं जो वक्तव्य दूंगा उसकी शुरुआत में इन तीनों लोगों की रचनाओं पर कुछ कहूंगा। अब वो उलट गया। अब इनकी रचनाएं होंगी और उल्टा छपाई हुआ है। तो इनकी रचनाएं होंगी और आप लोग होंगे। रचनाओं का जो हाल होना है वो होगा और आपका भी होगा। इसलिए मुझे थोड़ी बातें जो कहनी है वक्तव्य के रूप में वो आपके सामने रखूंगा। पहली बात ये, विषय के बारे में तो वैसे नामों की पर्याप्त कह गए, इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पर ये जब मैंने शीर्षक देखा था तो मुझे जैनेन्द्र जी याद आई और उनकी एक किताब याद आई, समय और हम, जिसका कुछ भी मतलब नहीं होता है सब, क्योंकि सब कुछ उसी में मतलब का होता है। ये जो भी विषय है, हमारी चिंता पहली यह है कि आज का जो समय है हिंदुस्तान का, उस सबके लिए एक तरह का समय नहीं। मतलब अंबानी के लिए, टाटा के लिए, बिरला के लिए आज का समय जिस अर्थ मतलब का है, उसी तरह के अर्थ समय का, उसी तरह का अर्थ समय का। केदारनाथ सिंह की कविता में एक आते हैं हीरा भाई। हीरा भाई का समय वो नहीं है जो आज अंबानी का। या इनका एक उपन्यास है संजीव का, रह गई दिशाएं किसी पार। उसके अनेक पात्र हैं, जिसमें से एक आदमी जो विष्णु बिजारिया है उसको छोड़कर किसी का समय अंबानी का और टाटा का समय नहीं। मृदुला जी की अनेक कहानियां हैं, मजदूर स्त्रियां हैं उसमें, उनका समय अंबानी का समय नहीं। अच्छा, ये जो समय है अलग अलग, तो अब इस देश के अमित भादुड़ी जैसे विद्वान ही नहीं, आम आदमी भी मानते हैं कि भारत में अब 2 भारत है, एक अंबानी, टाटा इत्यादि का भारत, और दूसरा मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, स्त्रियों का भारत। यह भी मैं आपसे कहूं कि ऐसा नहीं है कि यह दशा दुनिया में पहली बार पैदा हुई है। यह भी नहीं है कि केवल हिंदुस्तान में यह दशा पैदा हुई। मैं आपके सामने अंग्रेजी के महान उपन्यासकार चार्ल्स डिकेंस के एक उपन्यास का एक उदाहरण पढ़ने जा रहा हूं। प्रसिद्ध उपन्यास है उनका फ्रांसीसी क्रांति पर ए टेल ऑफ 2 सिटीज। उसकी शुरुआत जो होती है वही पैराग्राफ पढ़, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स। कुछ लोगों के लिए
इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, कुछ दूसरे लोगों के लिए इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वाज द एज ऑफ विजडम, कुछ लोगों के लिए इट वाज द एज ऑफ फूलिशनेस, कुछ लोगों के लिए इट वाज द एपॉक ऑफ बिलीफ, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. We had everything before, we had nothing before us. We are all going direct to heaven. We were all going direct the other way. In short, the period was so far like the present period. इसमें केवल आप अपनी ओर से दो काम कीजिए। ये स्थिति 1775 में फ्रांस में थी। चार्ल्स डिकेंस ने स्वयं समय लिख रखा। आप फ्रांस की जगह हिंदुस्तान लिख दीजिए और था की जगह है लिख दीजिए, तो आज के भारत का जो समय और उसका अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ है, वो सटीक और सजीव रूप से आपके सामने आ जाएगा। चार्ल्स डिकेंस ने 75 के समय का 1775 के समय का वर्णन किया। फ्रांस की जनता ने 1789 में वह समय उलट दिया, फ्रांसीसी राज्य क्रांति हो। भारत में 1.5 दशक में ऐसा कुछ होने वाला नहीं लगा। हमारा दुख ये, इसलिए हम एक ऐसे ही समय में जी रहे हैं। अब ये जो समय है, उस समय पर जरा ध्यान दीजिए, ये समय आया क्यों है। सारे लोग जानते हैं, मतलब टाटा अंबानी से लेकर एक साधारण मजदूर तक ये जानते हैं कि पूंजीवाद के आने से ये समय आया। तो कार्ल मार्क्स ने 1853 में एक लेख लिखा था, फ्यूचर रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश शासन के भावी परिणाम, उसमें उन्होंने लिखा है कि पूंजीवादी सभ्यता की 2 बुनियादी विशेषताएं, एक तो अथाह पाखंड और दूसरा जन्मजात बर्बरता। आप स्वयं इस बात पर विचार कीजिए कि हम जिस समय में रह रहे हैं उसमें पाखंड कितना अथाह है। अभी तो ये चुनाव का समय है, सारे नेता ये भूल गए हैं कि इस देश में अब तक लगभग 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। जो पार्लियामेंट में
बयान देकर 1.5 लाख स्वीकार कर चुके हैं कि एक महापुरुष हैं महाराष्ट्र के शरद पवार, वो भी भूल गए। बाकी तो एक से एक महादेव और महादेवियां हैं चुनाव में, उनको क्या याद है? मेरा दुख ये है कि हिंदी के लेखकों और कवियों को भी याद है। क्या समय और साहित्य से जोड़कर बात करूं मैं? मानव सभ्यता के इतिहास में दुनिया के किसी भी देश में 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की हो 2, 3, 4, 10 वर्षों में, ऐसा कोई प्रमाण नहीं हो तो आप खोजिए। मैं पिछले 5 साल से इसके बारे में कुछ चीख चिल्ला रहा हूं, तो उसका एक नतीजा हुआ कि राजेश जोशी ने 2 कविताएं इस पर लिखी। उसकी एक कविता जब सत्ता में छपी तो मैंने बधाई दिया, फोन किया तो बोला कि साहब काहे मुझे बधाई दे रहे हैं, कविता तो आपके कारण मैंने लिखी। फिर एक और कविता लिखी, दोनों अच्छी कविता है। कौन ऐसा आदमी इस देश में है जो अखबार पढ़ता हो और यह न जानता हो कि दंडकारण्य आंध्र से होते हुए झारखंड और उड़ीसा तक के और बंगाल के भी आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है? उनका अस्तित्व खतरे में है, एग्जिस्टेंस। दुनिया में जहां पूंजीवाद उस रूप में आया है, जैसे अमेरिका में आया, तो सारे वहां के आदिवासी मार दिए गए, जिनको रेड इंडियन कहा जाता, मार दिए गए। अब उनके बारे में थोड़ी बहुत चीजें वहां म्यूजियम में मिलती है। टोनी मॉरिसन ने एक जगह लिखा है, टोनी मॉरिसन के बारे में आप लोगों में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे, बहुत महत्वपूर्ण अश्वेत लेखिका है अमेरिका की, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। लिखा है उसने कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां अतीत छुपाया जाता है और भविष्य बराबर निर्दोष होता है। इसलिए मैं जो कुछ लिखती हूँ वो इतिहास भी है और साहित्य भी। ये दायित्व है रचनाकारों का, पर रचनाकार बहुत सारे हिंदी में हैं। अब इस बीच में तो मेरा अपना ख्याल है कि पिछले 5 साल में जितनी पत्रिकाएं हिंदी में निकल रही हैं उतनी भारतीय के जमाने से लेकर नहीं निकली कभी। पढ़ना मुश्किल हो गया। पर पढ़ते रहिए तो भोजन पानी नींद हराम हो जाए। अच्छा, पढ़ना भी क्या, 4 लाइन पढ़िए, क्या मजाल की 5वीं लाइन पढ़ने का मन करे। सब साहित्य, पर वो जो साहित्य पत्रिकाओं में छपकर अधिकांश आता है, सब नहीं पर अधिकांश, उसमें लोगों को आत्मसंघर्ष की बहुत चिंता है, समाज संघर्ष की किसी को चिंता नहीं है। कि आत्मसंघर्ष और समाज संघर्ष जब मेरे सामने आता है तो एक बहुत पुरानी घटना मुझे याद आती है।
केदार जी को ज्यादा वो सीधे मालूम होगा, हम लोगों को सुनी हुई बात के रूप में याद है। एक बार बनारस यूनिवर्सिटी में सड़क पर टहलते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जा रहे थे, उनके साथ उनके 2-3 शिष्य। तब तक सामने से एक व्यक्ति थे, वहां लगभग दुर्भाषा माने जाते थे, चंद्रवली पांडे। उनको देखा द्विवेदी जी तो कहा कि रास्ता बदल लो, साक्षात कुपित ब्रह्मचारी चला। वो बाल ब्रह्मचारी थे ऐसा कहा जाता वही तो अब वो जो छात्र थे साथ में, उनको ही कुपित ब्रह्मचारी समझ में नहीं। थोड़ी दूर आगे गए तो पंडित से पूछा कि पंडित जी कुपित ब्रह्मचारी क्या? तो पंडित जी बोले कि कुपित ब्रह्मचारी वो होता है जो दिन भर दूसरों से लड़ता है और रात भर अपने से लड़ता है। ये फर्क है आत्मसंघर्ष का और समाज संघर्ष। आप बताइए, एक तो दिक्कत यह भी हो गई है हिंदी में, थोड़ी देर पहले नामोरी बहुत विस्तार से उसकी चर्चा कर रहे थे, पर अस्मितावादी साहित्य का जो विस्तार हुआ है और उसके साथ विस्तार से कोई समस्या नहीं है, पर विमर्श जो होने लगा है उससे कठिनाई पैदा हो गई। कोई अब हिंदी का गैर दलित लेखक यह नहीं समझता कि इंसान होने के नाते दलितों के दुख दर्द के बारे में हमें भी कुछ लिखने कहने का अधिकार है। उसी तरह से जैसे अब कोई पुरुष लेखक ये नहीं साहस करता कि स्त्रियों के बारे में भी हमें लिखने का अधिकार। अब प्रेमचंद ने साहस किया था दोनों को, तो किया था तो भुगत रहे हैं। हाँ, कम से कम उनके खिलाफ इतना लिखा गया है जितना उनकी तारीफ में नहीं लिखा पहले से। पर है अब ये जो आदिवासियों की समस्या है, लोगों ने मान लिया है कि आदिवासियों की समस्या पर आदिवासी ही लिखेंगे। अरे काहे जी, कल तक तो आदिवासी अपने बारे में लिख नहीं रहे थे, 20 साल पहले तक तो दलित भी नहीं लिख रहे थे, पर दूसरे भी लोगों का दायित्व तो बनता है। कोई आपके साहित्य को दलित साहित्य नहीं स्वीकार करेगा, मान लीजिए थोड़ी देर, पर साहित्य तो मानेगा। तो इसलिए लिखिए दलितों के बारे में, लिखिए आदिवासियों के बारे में, लिखिए स्त्रियों के बारे में। आपका जो अपना सोच विचार, आपकी जो संवेदना है, आपकी जो भावना है, उसी को लिखिए। पर ये चीजें बहुत कम हो गई हैं। दुख की बात ये है। अब मान लीजिए कि बहुत सारे पूंजीवाद के साथ जुड़े हुए सवाल हैं। एक तो पिछले लगभग 250 वर्षों से हमारे सोच विचार का तरीका ये बन गया है, वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जमाने से शुरू हुआ कि जो वहां पैदा होता है उसी को यहाँ दोहराया जाता है। वो चाहे साहित्य सिद्धांत का मामला हो या आलोचना की पद्धतियों का मामला हो, 20 इसके उदाहरण। पहले के लोग तो साहस करके उसका खंडन भी करते थे। मुझे रामचंद्र शुक्ल का एक उदाहरण बहुत प्रिय है, 1935 का। शुक्ल जी ने लिखा है कि आजकल पाश्चात्यवाद वृक्षों के बहुत से पत्ते कुछ हरे नोचे हुए, कुछ सूख कर गिरे पाए गए।
राष्ट्र शुक्ल के वहां के पर ध्यान दीजिए। कुछ हरे नोचे गए, कुछ सूख कर गिरे पाए गए। हमारे यहाँ पारिजात पत्र की तरह प्रदर्शित किए जा रहे हैं। हमें उन पेड़ों की परीक्षा करने की जरूरत है जिनके ये पत्ते, माने विचार किसी ऐतिहासिक संदर्भ से पैदा होते हैं। आपको क्या लगता है कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी या एंड ऑफ हिस्ट्री ये वैसे ही पैदा हो गया क्या? इससे संबंधित 80% लेख अमेरिका के फॉरेन अफेयर्स नाम की पत्रिका में, नेशनल इंटरेस्ट नाम की पत्रिका में, माने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक सिद्धांत बना एंड ऑफ हिस्ट्री। सोवियत संघ छा गया, इतिहास का अंत हो गया। अच्छा, ये कोई नहीं देखता कि वो जो इराक में खुद कर रहे थे वो इतिहास का आरंभ था कि अंत था। उसी तरह से एंड ऑफ आइडियोलॉजी। अब उन्हीं की बात मान ले तो ये अपना हिंदुस्तान जिसमें आइडियोलॉजी जो है कि आइडियोलॉजी के बारे नाको दम लोगों को हो गया है, पर वहां घोषणा हो गई कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी, और यहाँ उसको गाने बजाने वाले लोग भी करना है। अनेक सिद्धांतों के साथ यही है। इसलिए विचारों के ऐतिहासिक संदर्भ और ऐतिहासिक जरूरत को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब इस समय एक जो बड़ी समस्या है, मैं जो आपसे कह रहा था कि रचनाकारों का एक दायित्व है अपने समय की आवाज बनना। सारे महत्वपूर्ण रचनाकार ये काम करते। मैं बाकी सारे देश भर के रचनाकार और हिंदी के लेखकों की बात न करूं तो यहाँ जो 3 बैठे हुए लोग उन्होंने किया है। संजीव ने जो उपन्यास लिखा है रह गई दिशाएं इसी पार, विज्ञान का पूंजीवाद कैसा और क्या क्या दुरुपयोग करता है, इसको जानना हो तो संजीव के उस उपन्यास को जरूर पढ़ें। बहुत सारी समस्याएं, खास तौर से उसमें हवाला विस्तार से तो जीव विज्ञान का है, पर वो सारे विज्ञानों पर लागू होता है मित्रों। अब मान लीजिए ये मृदुला जी की कहानियां हैं और उपन्यास। देखिए, स्त्रियों से लोग उम्मीद करते हैं, हर स्त्री से, कि वो स्त्री की पराधीनता पर सारी समस्या ये है कि दिल्ली में रहने वाली 90% जो लेखिकाएं हैं वो अपने समाज और समुदाय के दुख सुख की चर्चा करते। उससे बाहर जाकर एक इनकी कहानी है, वह मैं थी। एक मजबूर स्त्री की कथा है, यातना की कथा। अब मान लीजिए मजदूर स्त्री तो कहानी लिखने आएगी नहीं, तो ये काम मृदुला गर्ग को करना पड़ेगा ना जी, चाहे किसी और को करना पड़े। इसलिए हमारे थोड़े वरिष्ठ लेखक हैं, उनके यहाँ जितनी सामाजिक चिंता है, समाज की, समय की आवाज बनने की चिंता है, वो भी कम है। दूसरी बात ये कि बेजुबानों की जबान बनना, यह भी रचनाकार का एक दायित्व है।
सब लोग यह जानते हैं। आपको यह सौभाग्य मिला है कि पढ़ लिख कर कुछ लिखने के लायक बने। ऐसा कितने लोगों को मिला? इसी दिल्ली शहर में, पूरे दिल्ली शहर भर का सर्वे कीजिए तो कम से कम 50 गांव, उसमें से आधे से अधिक औरतें अनपढ़ जो काम करती है वो हम लोगों ने देखा है। मैं बेगूसराय में रहा हूँ। हम लोगों का डीडीए का फ्लैट जहाँ था, केदारजी रहते थे, मैं रहता था, उसके ठीक पीछे गांव था और गांव की औरतों की गतिविधियां और दिन भर का उनका काम। पुरुष बैठ के खाली हुक्का पीते हैं और स्त्रियां पशुओं के देख रेख से लेकर सारी मेहनत के काम वही करते। उनकी आवाज कौन बनेगा जी? रचनाकार का एक और काम जो केवल रचनाकार कर सकते, जो अदृश्य है उसका दृष्टा बनना। सब सच सतह पर ही नहीं होता मित्र, कुछ दाह में भी होता है। वह जो देखे वही दृष्टि वाला कहा जाएगा। वैसे तो चश्मा लगा के चाहे बिना चश्मा के आंखें तो सबके पास, पर चश्मा लगा के चाहे बिना चश्मा लगा के अलग अलग चीजें देखने में लोगों की दिलचस्पी, जो ताह में है वो देखने की दिलचस्पी लोगों की नहीं। रचनाकार हो चाहे कोई और। मैं जो आखिरी बात कहना चाहता हूँ आपसे, मुझे जितना समय दिया गया था शायद उससे ज्यादा ही ले लिया, इसीलिए आखिरी बात ये कि सच कहने का साहस होना भी जरूरी है। ब्रेस्ट ने एक बहुत प्रसिद्ध लेख लिखा था, लोग इतना उसको जानते नहीं, सच लिखने की 5 कठिनाइयां। तो ब्रेस्ट ने लिखा कि सच लिखने की 5 कठिनाइयां, पहली ये है कि सच को आप पहचान सकें। दूसरी यह है कि सच कहने की हिम्मत हो आपके पास। तीसरी यह कि सच कहने की कला हो आपके पास। चौथी यह कि सच की जरूरत किनको है उनको पहचानने की भी क्षमता आपके पास हो। और पांचवी यह कि सच जो जिनको जरूरत है उन तक पहुंचे तो उनकी चेतना कितना स्वीकार करेगी और कितना नहीं, इसका अनुमान करने की क्षमता। इसलिए साहस के साथ सच कहने वाले ही हमेशा कबीर होते हैं या मुक्तिबोध होते हैं या